कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिससे दुनिया चलती है। जब लोग प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे, तो इस वक्त जो सिनेरियो है खास तौर से, तो वो ये है कि रशिया और चाइना पर ईरान एक हद तक रिलाई करेगा, पूरी तरह नहीं, और ईरान कैपेबल है। क्योंकि जब आदमी के पास दूसरे रास्ते नहीं होते, यूएस सैंक्शंस हैं और भी बहुत सारे, तो जाहिर है कि उसमें जो है अपनी फजाइया को स्ट्रेंथन करने में ईरान को बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही होंगी। लेकिन उसका ईरान ने तोड़ निकाला है। वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस है कि डिफेंस और जो लोग एक्सपर्ट्स हैं डिफेंस वगैरह के, तो उनका भी बोलना यह है कि बैद नहीं कि ईरान के पास कुछ इस तरह के मिसाइल्स हों जो जिनकी रीच अमेरिका तक हो, और इवन 18,000 मैक तक की तो बात लोगों ने एक्सेप्ट की है। तो अगर वो है कि जो 18 टाइम जो है आवाज से ज्यादा उसकी रफ्तार है, तो इट मीन्स दैट कि वो कहाँ तक जाएगा, कैसे होगा। तो अगर इस तरह की, और दूसरे ये कि जो उसके बाद जो ईरान ने ऑपरेट किया 12 रोज की जंग के बाद, तो वो सारा नेवल उससे से था। वो सारे के सारे अटैक उसने जो है शुरू के, जो एक तरह से जवाबी कार्रवाई थी, तो उस पे फिर बाद में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि वो ईरान ने जमीन से नहीं किया था, वो उसकी नेवी से ऑपरेट हुआ था, और उसके बाद उसने जो है इसराइली शहरों को ईरान ने निशाना बनाया। तो नेवी जो है ईरान की बहुत मजबूत है, और उस पूरे रीजन। जी मुमताज भाई, देखिए, वो हमारी सलाहियत है कि हम इसको किस पहलू से सोचते हैं। जहां तक जंग की बात है, जल्दी हमला होने वाला है, तो पेंटागन ने ये कहा था कि हम तैयार हैं, हमको परमिशन मिलेगी तो हम शनिचर तक, सैटरडे तक हमला कर कर सकते हैं। अब वो जो सैटरडे आया, तो वो सैटरडे बहुत सी मीडिया ने उठा करके उसको, बहुत सारे पोर्टल ने उठा के उसको कंफर्म कर दिया कि ईरान पे सैटरडे को हमला होगा। जबकि हमको नहीं लगता है कि जब तक अमेरिका ईरान की एक एक पहलू को स्टडी नहीं कर लेगा, तब तक अटैक नहीं कर सकता इराक के। तो अब ये बताइए आप कि अब ईरान ने जो बताया हमको कि मेरे पास ये मिसाइल है, वो हमने माना, हमने एक नतीजा निकाला कि इसने ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से हमला ईरान ने किया था, इस तरीके से किसी ने सोचा भी नहीं था। न अमेरिका ने सोचा था, न इजराइल ने सोचा था, न अरब मुल्कों ने, न पूरी दुनिया की किसी मीडिया ने। तो बहरहाल मैं आऊंगा अब्दुल वाहिद साहब पास, क्योंकि आखिरी कमेंट, और हमारे गेस्ट आज माशाल्लाह इतने हैं कि अगर हम सारी रात बात करें तो शायद वो और रिपीट नहीं होगा। मैं ये भी बता दूं, अगर पूरी रात मैं बात करूं तब भी रिपीटेशन नहीं होगा, ये मुझे अंदाजा। ऐसे ऐसे पैनलिस्ट हैं। मैं शुक्रगुजार हूं आप सब हजरात का, और हमारे व्यूवर भी देख रहे हैं। तो मैं अब्दुल वाहिद साहब, जो बातें आपने सुनी, मैं इस हवाले से अगर बात करूं कि इसमें चीन और रूस, ये कितना इन पे भरोसा किया जा सकता है? क्या वाकई इस बार ये ईरान के साथ खड़े होंगे? और खड़े होंगे तो क्या क्या इनका खड़े हैं जैसा कि बज़ाहिर दिख रहा है, क्या क्या तरीक़े कार हो सकता है? और क्या अगर जंग शुरू हुई तो क्या ये तीसरी आलमी जंग का रुख ले सकती है अगर जंग शुरू हुई? देखिए, ऐसा है कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, और एक होती है पावर बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। यानी अगर हम उसको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में लें, तो हमारे यहाँ एक जो है कोटेशन है, सत्यमेव जयते। अब हम उसको अगर पलट दें तो शक्तिमेव जयते। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त जो पूरा सिनेरियो बनाया है वर्ल्ड का, वो शक्तिमेव जयते की ओर जा रहा है। यानी एक रूल बेस्ड वर्ल्ड पावर, यानी एक वर्ल्ड ऑर्डर से एक पावर बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया को बहुत तेजी की तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ढकेल दिया है। अब आपका सवाल यह है कि चाइना और रशिया का इस पूरे उसके अंदर एटीट्यूड क्या होगा, या उनका क्या होगा, किस तरह से हम देखें उनके मूवमेंट को। देखिए, ऐसा है कि अभी तक जो कुछ हमने देखा है, रशिया घिरा हुआ है यूक्रेन के अंदर। तो रशिया जो है कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह ईरान को प्रोवाइड करा सकता है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती हैं कि उसके अलावा वो और आगे जाएगा। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक चाइना वगैरह का है,
तो चाइना किस हद तक आके आएगा? देखिए, चाइना की कोई सिक्योरिटी का या कोई उसको एनर्जी सप्लाई वगैरह उसकी मुतासिर होगी, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि देखिए, जो पावरफुल लोग होते हैं, इनके अपने-अपने एरियाज़ जो है, अपने-अपने सारे इलाके बँटे होते हैं और इनको कोई उतना बड़ा खतरा लाहक नहीं होता है। खतरा लाहक जो है, हमेशा कमज़ोरों को ही होता है। तो ये अपना जो है अमेरिका के साथ सेटलमेंट कर लेंगे। रशिया हो या फिर चाइना हो। अब आप देखिए कि सबसे पहले अफ़वाह उड़ाई गई कि सीरिया में बशारुल असद के पास सीरीन गैस है। बशारुल असद ने वो गैस रशिया के हवाले कर दी। उसके बाद क्या हुआ? कोई बचाने आया, कोई आदमी कुछ भी आया। अचानक एक आती है मिलिट्री जिस पे खुद जो है $10 मिलियन का बाउंटी था यूएस का, वो जो है आज हेड ऑफ द स्टेट है। क्या बदला है सीरिया के अंदर बताइए आप? तो वो जो है, तो ये पूरे का पूरा अगर हम देखें तो जिन लोगों ने भी, मेरा ये है, एक अरबी का बहुत मशहूर मकूला है, अब पता नहीं अगर मैं मेरी बात अगर किसी के उसमें पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। तो ये जो है हमें इस सिनेरियो में देखना होगा, क्योंकि चाइना का जो रोल है ज़िनजियांग में और दूसरी जगह, इवन रशिया का जो रोल है, क्योंकि इनकी जब पूंछ दबी है, तो अब जो है व्लादिमीर पुतिन को कुरान मजीद नज़र आने लगा है, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ रशिया ने मुस्लिम्स के साथ क्या-क्या किया है, ये दुनिया जानती है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चाइना का रोल क्या है सबको मालूम है, किस तरह से वहाँ पूरे की पूरी एक पर्टिकुलर जो है इतनी बड़ी आबादी है, उसको किस तरह से सप्रेस करके रखा गया है। तो ये जो है मदद के लिए आएँगे ईरान के, बेसिकली क्या है कि इनकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसके लिए लगता है कि भई ये वाले कंट्रीज़ हैं। आप बताइए कि कल को अगर कोई दूसरा रूलर भी आता है, तो क्या वो चाइना से बोलेगा कि नहीं हम आपको ऑयल नहीं देंगे? अब आप देखिए कि सीरिया के अंदर एक पपेट बैठ गया। क्या उसने 2-3 बार विज़िट नहीं की रशिया की? किया है विज़िट उसने? अभी रिसेंटली हुआ है। तो ईरान का जो मोटिव है वो शुरू से है, मैं आप देखिए पूरा जिस वक़्त ये वार शुरू हुई थी 12 रोज़ की, आयतुल्लाह अली ख़ामनई साहब का वाज़ेह बयान था। रूस का बयान आया कि क्या आपसे ईरान ने मदद माँगी है? उन्होंने बोला ईरान ने कोई मदद नहीं माँगी है। क्योंकि जब आदमी ये सोचता है कि हमारा हामी और नासिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, तो फिर उसके लिए सब चाइना, रशिया वग़ैरह मैटर नहीं करते हैं। अपने पैरों पर ईरान इस वक़्त खुद इतनी मज़बूती के साथ खड़ा हुआ है कि उसको जो है कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो चाहिए होगी, जैसा मैंने आपसे बताया था कि एयर फ़ोर्स पर थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है ईरान को। एयर फ़ोर्स जो है उसकी थोड़ी-सी वीक है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब इसराइल ने बोला था कि भई हमने 24 घंटे के अंदर ईरान का जो आसमान है, जो इरानियन स्काई या एयर स्पेस है, उसको हमने बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर दिया है। आप देखिए कि वो कम से कम जो है कई घंटे लग गए थे ईरान को दोबारा ऑपरेट करने में और उसके बाद जवाबी कार्रवाई करने में। तो ज़ाहिर है अब ईरान ने उससे भी काफ़ी कुछ हासिल किया होगा। ईरान ने बहुत सारी चीज़ें चाइना से हासिल की होंगी। ज़ाहिर है चाइना ने फ्री में तो दिया नहीं होगा, बहुत सारे पैसे दिए होंगे। अब ये है कि क्या ईरानियन जो पायलट्स हैं उन्होंने जो भी जो है प्लेन वगैरह लिए हैं यहाँ से फाइटर जेट्स वगैरह, वेदर फ्रॉम रशिया और चाइना, तो क्या वो 6, 7, 8 महीने के अंदर इतने कैपेबल हो जाएँगे? क्योंकि लोगों को 4-4, 5-5 साल लगता है, एक बहुत ही ट्रेन्ड पायलट बनने में। You also have a major general retired in your panel, तो he can shed I mean a light on a proper way. तो अब जो है ये सारा सिनेरियो है। तो इस वक़्त जो है, और रही बात वो जंग की, तो जंग जज़्बे से लड़ी जाती है। ये जज़्बा था तालिबान वगैरह के पास या जो और लोग थे अफ़गानिस्तान वगैरह, जिसका भी हमारे ऑनरेबल पैनलिस्ट वगैरह ने डिस्कस किया। क्या उनके पास उस नहज के इक्विपमेंट्स थे जैसे यूएस के थे? बराक ओबामा जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला, आप देखिए लीबिया को बर्बाद किसने किया? ओबामा ने किया बर्बाद। सीरिया जो आज बर्बाद हुआ है, किसने बर्बाद किया? बराक ओबामा ने बर्बाद किया। आप देखिए पूरे सोमालिया के अंदर और ये जो पूरा सूडान वगैरह के अंदर कियोस्क फैला हुआ है, कौन लोग हैं शामिल इसके अंदर? तो ये सारे का सारा ये है कि भई, तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिससे दुनिया चलती है। जब लोग प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे, तो इस वक़्त जो सिनेरियो है ख़ास तौर से, तो वो ये है कि रशिया और चाइना पर ईरान एक हद तक रिलाई करेगा, पूरी तरह नहीं, और ईरान कैपेबल है। क्योंकि जब आदमी के पास दूसरे रास्ते नहीं होते, यूएस सैंक्शंस हैं और भी बहुत सारे, तो ज़ाहिर है कि उसमें जो है अपनी फ़ज़ाइया को स्ट्रेंथन करने में ईरान को बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही होंगी।
लेकिन उसका ईरान ने तोड़ निकाला है। वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस है कि डिफेंस और जो लोग एक्सपर्ट्स हैं डिफेंस वगैरह के, तो उनका भी बोलना यह है कि बैद नहीं कि ईरान के पास कुछ इस तरह के मिसाइल्स हों जो जिनकी रीच अमेरिका तक हो, और इवन 18,000 मैक तक की तो बात लोगों ने एक्सेप्ट की है। तो अगर वो है कि जो 18 टाइम जो है आवाज से ज्यादा उसकी रफ्तार है, तो इट मीन्स दैट कि वो कहाँ तक जाएगा, कैसे होगा। तो अगर इस तरह की, और दूसरे ये कि जो उसके बाद जो ईरान ने ऑपरेट किया 12 रोज की जंग के बाद, तो वो सारा नेवल उससे से था। वो सारे के सारे अटैक उसने जो है शुरू के, जो एक तरह से जवाबी कार्रवाई थी, तो उस पे फिर बाद में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि वो ईरान ने जमीन से नहीं किया था, वो उसकी नेवी से ऑपरेट हुआ था, और उसके बाद उसने जो है इसराइली शहरों को ईरान ने निशाना बनाया। तो नेवी जो है ईरान की बहुत मजबूत है और उस पूरे रीजन के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और आप देखिए कि अमेरिका के इतने वारशिप हैं, सारे के सारे हैं, उसके बावजूद ईरान ने 4-5 घंटे के लिए कल जो है पूरा अपनाए हुर्मुज जो है 2 रोज पहले बंद रखा। आज भी जो है एक्सरसाइज वगैरह जारी है। तो ये सब जो है, तो मेरा ये मानना है कि ईरान कैपेबल है और अपने जरिए से जो है वो लड़ सकता है, और ये अगर जंग होती है तो बहुत लंबी जाएगी, और ईरान के पास रसद हासिल करने के रास्तों की कमी नहीं है। जी बिल्कुल। ये एक अच्छे पॉइंट पे आपने अपनी बात का इख्तिताम किया है कि ईरान के पास वसाइल हासिल करने के रास्ते हैं। और आप ये देखिए कि तमाम तर पाबंदियों के बावजूद अगर कोई मुल्क इस तरह की अपने आप को मजबूत करे कि वो अमेरिका से आंख मिला करके बात करे, अमेरिका से जंग करने के लिए तैयार हो। और आपको याद होगा, मैंने राशिद साहब पहले भी कहा था, बहुत पहले, कि ईरान जो अपनी तैयारी कर रहा है वो इजराइल को सामने रख के नहीं कर रहा है। ये लोग गलतफहमी में न रहे, वो इजराइल को सामने रख के अपनी तैयारी नहीं कर रहा, वो हमेशा अमेरिका को सामने रख के तैयारी करता रहा है। वो जब भी ईरान ने बात की है, वो इजराइल को नहीं, अमेरिका को हमेशा टारगेट किया है। और एक बड़ा नारा दिया जाता रहा है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये नारा है जो अक्सर मैंने सुना है। वो लगता रहा है कि एक से बढ़कर एक दलील, अमेरिका और इजराइल। तो इस तरह के नारे जो हैं वो लगते रहे हैं उनके हामियों की तरफ से। तो हमेशा अमेरिका जो है वो सामने रहा है। मैं राशिद रिजवी साहब, चूंकि टाइम भी हो रहा है, और मैं ये चाहूंगा कि अगर वॉर हुई, जिस तरह की बातें एक्सपर्ट कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि वॉर जो है मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगी? इस बार वॉर अमेरिका में भी दाखिल हो सकती है, नंबर एक। नंबर दो ये कि अमेरिका के हालात क्या ऐसे हैं? अभी आपको लग रहा है मिड टर्म, वहां पे इलेक्शन भी है, वहां माली एतबार से भी हालात बड़े खराब हैं, वहां प्रोटेस्ट भी हो रहा है, वहां एप्स्टीन फाइल का भी बड़ा चर्चा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कई बार कि दो चीजों के लिए ये और इसको किया जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल को दबा दिया जाए, और ये कुछ इस तरह किया जाए, और दूसरा गाजा को दबा दिया जाए, उस पे चर्चा ना होने पाए। राशिद रिजवी साहब। जी मुमताज भाई, देखिए, वो हमारी सलाहियत है कि हम इसको किस पहलू से सोचते हैं। जहां तक जंग की बात है, जल्दी हमला होने वाला है, तो पेंटागन ने ये कहा था कि हम तैयार हैं, हमको परमिशन मिलेगी तो हम शनिचर तक, सैटरडे तक हमला कर सकते हैं। अब वो जो सैटरडे आया, तो वो सैटरडे बहुत सी मीडिया ने उठा करके उसको, बहुत सारे पोर्टल ने उठा के उसको कंफर्म कर दिया कि ईरान पे सैटरडे को हमला होगा। जबकि हमको नहीं लगता है कि जब तक अमेरिका ईरान की एक एक पहलू को स्टडी नहीं कर लेगा, तब तक अटैक नहीं कर सकता। चलिए, फिजाई मिसाइल के लिए उसका थार्ड वगैरह काम कर लेगा, समझ में आता है। लेकिन ये बताइए, जो समंदर से मिसाइल अंदर ही अंदर पानी के मारी जाएगी, उसकी रेंज क्या होगी? नेचुरल बात, उसकी रेंज तो कम ही होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। उसकी रेंज कम होगी क्योंकि पानी में एक ऑब्स्टेक आता है, रुकावट आती है, और हवा में वो चीज स्पीड से जाती है। तो
अभी उसको ये पता नहीं है कि जो इनके पानी वाली मिसाइल है, जो पानी के अंदर से हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारी पनडुब्बियां हैं, उन पे अटैक करेगी, या हमारे फाइटर पे, जो हमारे फाइटर प्लेन है उन पे अटैक करेंगे, उसकी रेंज क्या है, दूसरी उनकी लॉन्चिंग पोजीशन क्या है, अभी यही पता नहीं है। अमेरिका के पास, ईरान के पास छोटे छोटे जजीरे टाइप के हैं, उन जजीरों को भी वो इस्तेमाल कर सकता है, जैसे सीरी है, किश है, ये सारे जजीरे हैं, लावान है, ये सब जजीरे इनके ऐसे हैं कि जिनको वो इस्तेमाल में ले सकता है। अबू मूसा है, तो ये सारे जजीरों से के आसपास उनके लॉन्चिंग पैड हैं, कहां पर हैं ये भी क्लियर नहीं है। मिसाइल के ऊपर जितना हमको ईरान ने बताया है, हम उतना ही जानते हैं। और जब इजराइल ने अटैक किया था तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ईरान का रिएक्शन इतना खतरनाक होगा, क्योंकि ईरान ने इतने खतरनाक रिएक्शन के बारे में बताया नहीं था। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा मुमताज भाई, कि ईरान ने हमको ये नहीं बताया था कि मेरे पास इस टाइप की मिसाइल है, या जिस टाइप की दिखी उस टाइप का कोई उसने आया नहीं किया था। बस वो यही बोलता गया कि हमारे पास ये मिसाइल है, इतने किलोमीटर की उसकी रेंज है, बाज आए वरना मैं हमला करूंगा। उससे पहले जब भी इरबिल पे एयरबेस पर अटैक किया था, जब बगदाद में मारा, उनको ऊपर हमला करके, ड्रोन अटैक करके आपके जनरल सुलेमानी कोई लोगों ने हलाक किया था, तो उसके जवाब में ईरान ने उनके एयरबेस पे मारा था, इराक के। तो अब ये बताइए आप कि जब ईरान ने जो बताया हमको कि मेरे पास ये मिसाइल है, वो हमने माना, हमने एक नतीजा निकाला कि इसने ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से हमला ईरान ने किया था, इस तरीके से किसी ने सोचा भी नहीं था, ना अमेरिका ने सोचा था, ना इजराइल ने सोचा था, ना अरब मुल्कों ने, ना पूरी दुनिया की किसी मीडिया ने इस चीज को सोचा ही नहीं था कि हमला इतना अटैक इतना खतरनाक करेगा। तो आज की डेट में जो अमेरिका और टोह लेना चाह रहा है और क्रॉस चेक करना चाह रहा है, या अपने मिलिट्री जो उसके फॉरेन कंट्रीज में जितने भी उसके बेसेस थे, जितनी भी उसकी ताकत थी, उसका 50% उसने ला करके ईरान में घेर दिया, ईरानियों को, ईरान को घेराबंदी कर ली 50%। अब वो 50% के दम पे ईरान को वो झुकाना चाह रहा है। ईरान ने पहले कह दिया था भाई हम जो बात करेंगे वही जो हाँ खत्म हुई थी वही शुरू होगी, और हम हमारे यहाँ जो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर रहे हैं, वाटर फिल्टर के लिए कर रहे हैं, बाकी वो कोई जरूरत नहीं है। 60% के बाद 90% तक जाने में 6 हफ्ते लगते हैं। मुमताज भाई इन 7-8 महीनों में कितने 6 हफ्ते निकल गए? एक, तो हम एक बड़ी खबर आ रही में... है, मैं रोकूंगा, वहीं से आप शुरू कीजिएगा, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यहाँ पे राजा सिंह राजपूत साहब ने खबर दी है, ईरान पर हमले को तैयार अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ मुमकिन हमले के लिए ब्रिटिश मिलिट्री बेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से मना कर दिया है। ये अपने आप में बड़ी खबर है, मैं समझता हूं ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राजा सिंह राजपूत साहब ने मजीद आगे लिखा है कि इजाजत देने से मना कर दिया है। इससे इस फैसले से अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में तनाव बढ़ गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए यूनाइटेड किंगडम की आलोचना की है, तनकीद की है। तो ये अपने आप में इस वक्त जो खबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे बात करूंगा मेजर जनरल साहब से, लेकिन अपनी बात राशिद साहब आप कंप्लीट कर लें, मैं फिर इस पे बात करूंगा। जी राशिद साहब। नहीं मुमताज भाई वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, आप मेजर जनरल साहब को लेके आ जाइए। नहीं, आप जो है ये बात कंप्लीट कर लें जहां आप कह रहे थे, फिर उसके बाद मैं इस पे आऊंगा। और मैं एक बात और करूं, ठीक है, वक्त है, अब अभी तो रोजे के दिन है, रमजान के। ठीक है, तो जिस तरीके से उसके पास अभी पूरी रिपोर्ट अमेरिका के पास ईरान की पूरी रिपोर्ट नहीं है, इसलिए अमेरिका अपने वजूद की लड़ाई के लिए, ये लड़ाई अमेरिका के वजूद की है। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है
कि वो जाकर टपली मार कर चला आएगा और कोई कुछ बोलेगा नहीं। ये उसके वजूद की लड़ाई है। जिस हिसाब से इसने घेराबंदी की है, इतनी बड़ी घेराबंदी की है, तो इस घेराबंदी में अमेरिका चाहेगा वो कुछ ना कुछ हासिल करे, कुछ ना कुछ अचीव करे, वो लूज करने के लिए नहीं आया है। अगर वो यहाँ पे लूज करता है तो पूरा मिडिल ईस्ट लूज कर देता है, और अगर ये मिडिल ईस्ट अमेरिका लूज कर रहा है तो आप ये समझिए कि फ्यूचर में इजराइल के वजूद को खतरा है। अभी हम लोग इराक की भी बात कर रहे थे, हम लोग अभी ईरान की बात कर रहे थे। ये दोनों डिप्लॉय सबसे बड़े डिप्लॉय अमेरिका के थे, लेकिन आपने इन दोनों में एक कॉमन चीज देखा होगा। इन दोनों में एक कॉमन चीज था, इजराइल। इराक पर हमले के लिए भी उसने बहकाया था, ईरान पे हमले के लिए भी वही बहका रहा है। तो इन दोनों में एक कॉमन सिमिलरिटी मिलती है कि अमेरिका को बहकाने वाला इजराइल। बल्कि वहां पर टोनी ब्लेयर ने इजराइल के साथ मिलकर के इराक पर अटैक किया था। यहाँ पर टोनी ब्लेयर का ब्रिटेन गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है। ब्रिटिश खुद फंसे हुए हैं एप्स्टीन फाइल में। वहां के जो सेकेंड प्रिंस चार्ल्स आने वाले थे, उनको अभी शाम को अरेस्ट कर लिया गया है एप्स्टीन फाइल के लिए। ये बहुत बड़ी न्यूज है कि यूनाइटेड किंगडम की। अब बेशर्मी अमेरिका में चल रही है तो ब्रिटेन में नहीं चल रही है। उनकी एक दो फोटोज आ गई और उसके कनेक्शन आ गए जेफरी एप्स्टीन के साथ, तो पहले तो उनको हटा दिया गया था महल से। उनको सारे पावर्स उनके ले लिए गए थे। फिर उसके बाद उनको महल से हटा दिया गया। जब दोबारा अभी आया मैटर, उनको शाही महल से निकाल दिया गया। अब आज की रिपोर्ट यह है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो वहां के हालात तो अवामी तर्ज पर बहुत सेंसिटिव चल रहे हैं। अब ब्रिटेन क्या करता है आगे हमको पता नहीं, लेकिन मैं तो ये मानता था कि ब्रिटेन साथ में है। अभी ये न्यूज आई है, अब इसके बाद आगे क्या सिनेरियो है, ये इसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। मुमताज भाई जी, मुमताज भाई।